बुआ को मायका पकड़ा दो। अरे शांति बिटिया, कितने दिन आई नहीं अपने पिताजी से मिलने। दामाद जी ठीक तो है ना? सब ठीक है पिताजी, बस क्या बताएं, खेती किसानी वालों के साथ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब इस साल धान और गेहूं बोया था, लेकिन धान के समय बारिश नहीं हुई, और जब गेहूं पक कर तैयार हुआ उस समय इतनी बरसात हो गई कि दोनों ही फसल बेकार हो गई। अरे अरे बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, काफ़ी नुकसान हो गया तुम लोगों का। अच्छा, वो छोटे वाले की शादी लगाई थी तूने, क्या हुआ उसका? हाँ पिताजी, शादी तो फिक्स की थी, लेकिन अब इस समय पैसों की बड़ी दिक्कत हो गई है। सोच रहे हैं 6 महीना शादी आगे बढ़ा दे, जेब में कुछ पैसा हो तभी तो शादी ब्याह की बात बढ़ेगी ना। बेटी से बात करने के बाद पिता राम पलट काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बड़ी गलती हो गई हमसे, जो शांति की शादी हमने जल्दबाजी में कर दी। हम लोग यहाँ सुख से रह रहे हैं और मेरी बिटिया जीवन भर से गरीबी से जूझ रही है। कभी कभी तो बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे उसके बारे में सोचकर। एक ही बाप की 3 संतान है, बेटे यहाँ राजा बने बैठे हैं और बेटी, उसको तो पता ही नहीं 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नसीब हो रही है कि नहीं। अरे क्यों अपना मन दुखाते हैं आप? ये तो सब भाग्य की बात होती है, वरना जानबूझकर तो कोई माता पिता अपनी बेटी को कुएं में नहीं गिराता। हमने तो सब अच्छा ही चाहा था, लेकिन ये सब उसका भाग्य है। चाहे रुपया पैसा ना हो मेरी बेटी के पास, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा है उसका। जानती है मायके में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी कभी 1 रुपया नहीं मांगा उसने। जब भी आती है भतीजी भतीजे के लिए कुछ लेकर ही आती है। गरीब होने के बाद भी लेने के नहीं देने की नीयत होती है उसकी। हाँ, वो तो उम्र भर से अपने कर्तव्य निभाई रही है, कभी शिकायत ही नहीं की उसने। लेकिन कुछ फ़र्ज तो हमारा भी है ना, हम कब तक उससे आंखें फेरते रहेंगे? मुझे तो लगता है अब समय आ गया है कि हम अपनी जायदाद को सही तरीके से बंटवारा करके उनके वारिस तक पहुंचा दें। अगले दिन 80 साल के बुजुर्ग राम पलट अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। धीरज बेटा, हमने जीवन भर ईमानदारी से सरकारी नौकरी की। हाँ, शौक चाहे पूरे न भी कर पाए हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभाई है हमने। बेटों का भला करते करते कहीं ना कहीं बेटे के प्रति अन्याय हुआ है हमसे। 18 साल की भी नहीं हुई थी मेरी शांति जब मैंने उसके हाथ पीले कर दिए थे। बेटी को ब्याहने का दबाव इतना था कि हमने ठीक से जानने की भी कोशिश नहीं की कि जो जानकारी दामाद बाबू के लिए मिल रही है वो सही है या नहीं। और जब शादी के बाद उनकी सही आर्थिक स्थिति का पता चला तो जानकर भी क्या कर सकते थे। मेरी बेटी ने उस घर को ही अपना भाग्य समझकर खुशी खुशी सब स्वीकार कर लिया। रिटायरमेंट के बाद जो कुछ भी मुझे मिला वो सब मैंने तुम दोनों में ही बांट दिया। मेरा तो अब आखिरी समय है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब शांति को भी वही मिले जिसकी वो हकदार है। उम्मीद है तुम दोनों भाइयों को इस बात से कोई शिकायत नहीं होगी। पिता की बात सुनकर दोनों भाई कमरे में आ जाते हैं। किस बात की मीटिंग थी? क्यों बुलाया था तुम्हारे बाबूजी ने? अब क्या बताए, जीजी की शादी को 27 साल हो गए। अब बाबूजी को इस बात पर पछतावा हो रहा है कि गलत घर में शादी करती जीजी की। अरे कहने का मतलब क्या है बाबूजी का? अब जब सारी उम्र बिता ली उन्होंने अपने ससुराल में, तब जाकर उन्हें ये सब समझ में आ रहा है। तुम अभी भी नहीं समझी? पिताजी ने हमें यह कहने के लिए बुलाया था कि पिताजी की जितनी भी संपत्ति है उसमें जीजी का भी हिस्सा है। अभी तक उनकी संपत्ति पर हम दोनों भाई मजे कर रहे थे, लेकिन अब वो अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को भी हिस्सेदार बनाने वाले हैं। कान खोल कर सुन लीजिए आप, मैं इस प्रॉपर्टी में से ना 1 फूटी कौड़ी भी आपकी बहन को नहीं देने वाली। अरे जीजी का ब्याह गरीब घर में हुआ, वो उनकी किस्मत थी। हमारा ब्याह आपके साथ हुआ, ये हमारी किस्मत है। एक की किस्मत अच्छी नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे का काट के उन्हें दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने, आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सारी जिंदगी से अम्मा बाबूजी की सेवा हम लोग कर रहे हैं, और अब जब हिस्सा बांटने का मौका आया तो बाबूजी को अपनी बेटी याद आ गई। दुख बीमारी में जब हम बाबूजी के आगे पीछे घूमते थे तब कहाँ थी उनकी इकलौती बेटी। अरे अभी बाबूजी ने ना दीदी को कुछ दिया है, अभी से हाय हाय मत करो तुम लोग। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी पिताजी की है, जिसे उनका मन करेगा उसको देंगे, हम कर भी क्या सकते हैं।
तुम दोनों भाई ना ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना। मुझे तो पूरा यकीन है कि बाबूजी के सामने भी एक शब्द नहीं निकला होगा तुम दोनों के मुंह से। अरे गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो ना। क्यों नहीं बोल दिया कि यह अन्याय आप दोनों को स्वीकार नहीं है? अब जीवन भर से बाबूजी हमारे साथ रह रहे हैं। अम्मा के घुटनों का दर्द हो या बाबूजी की दवा, बरसों से सब हमने देखा है ना। 3 वक्त का खाना पकाकर हम खिलाते हैं, तो बाबूजी को भी हमारी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? हमें पता होता कि सारी दौलत ऐसे ही लुट जाएगी, तो हम कोई अपना जीवन तुम्हारे माँ बाप के लिए खराब थोड़ी ना करते। आप मानो या ना मानो जीजी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर जीजी ने ही कुछ जादू टोना किया है अम्मा बाबूजी पर। ऐसे कैसे अचानक से उन्हें इतने सालों बाद जीजी की याद आ गई? ये तूने पते की बात करी छोटी। अभी पिछले महीने ही सुना था मैंने कि जीजी के छोटे लड़के की शादी है, और फिर पैसे ना होने का बहाना बनाकर अपने बेटे की शादी टाल दी उन्होंने। अब सब समझ में आ रहा है मुझे। ये सब सोची समझी साजिश चल रही थी। पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी पक्की करी, फिर बाद में पैसा ना होने का बहाना बनाकर शादी कैंसिल कर दी। अरे आप ही सोच कर बताइए ना, जिसके पाले में पैसा नहीं होगा वो बेटे की शादी क्यों उठाने लगा भला? शादी टूटने के बाद उन्होंने अम्मा बाबूजी के सामने आकर रोना धोना किया होगा, और बस बन गया उनका काम। बाबूजी को तुरंत एहसास हो गया होगा कि उनकी बेटी बेचारी कितने कष्टों में जी रही है। और वैसे भी जब जेब में पैसा हो ना, जब तक खर्च ना हो जाए खनकते ही रहते हैं। जमाना बड़ा खराब है। आजकल सब पैसों की रिश्तेदारी हो गई है। अब जो हुआ सो हुआ। अब दिमाग इस बात में लगाओ कि बाबूजी को रोका कैसे जाए। जब से राम पलट जी ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी देने की बात की थी, दोनों बेटों और बहू के सीने पर सांप लौटने लगा था। पिछले 1 हफ्ते से घर में तूफान मचा हुआ था। सास ससुर के सामने तो दोनों बहुएं कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन दिलों में तो सबकी आग लगी थी। एक दिन सवेरे सवेरे दरवाजे की घंटी बजती है, और जब बड़ी बहू श्यामला ने दरवाज़ा खोला तो ननद शांति और उनकी बड़ी बहू निशा को सामने खड़ा हुआ पाया। शांति लगभग 1 साल बाद अपने मायके आई थी। जैसे उसने बड़ी भाभी को देखा, लपक कर वो उनके गले से लग गई। कितने दिनों बाद देखा भाभी आपको। कहने वाले बिल्कुल सही कहते हैं, लड़कियां बूढ़ी हो जाती है लेकिन उनके मन से उनके मायके का मोह कभी नहीं जाता। प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं आप? वाकई मम्मी जी ना आप लोगों को बहुत याद करती हैं। हर बात पर आप लोगों की ही उपमा देती हैं। कहती है मेरे पिताजी ने मेरे राजकुमार जैसे भाइयों के लिए बिल्कुल राजमहल बनाकर तैयार किया है। मम्मी जी इतनी तारीफ़ करती थी तो मैंने सोचा इस बार मैं भी मम्मी जी के साथ चलकर उनके मायके का राजमहल देख लेती हूँ। बैठो जीजी, आप बातें तो होती रहेगी, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। अरे मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको चाय नाश्ता खाना किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैठिए आराम से, बस मुझे रसोई दिखा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों बनाओगे? तुम तो मेहमान हो, शाम तक लौट जाओगे, तुमसे काम थोड़ी ना करवाएंगे। आपसे किसने कहा मामी जी कि हम लोग शाम तक लौट जाएंगे? अब आए हैं तो आराम से कुछ दिन रहकर ही जाएंगे, इसलिए अब ये मेहमान समझने की फॉर्मेलिटी एकदम छोड़ दीजिए। माँ जी आप बताइए ना। बिल्कुल ठीक कह रही है निशा। अरे अपने घर आई हूँ मैं, कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। और घर में निशा सबसे छोटी है। जैसे मेरी बहू है वैसे ही आपकी भी बहू है। आप लोग भी ना जब तक निशा यहाँ है बहू के होने का सुख ले लीजिए। जा बेटा, तो जल्दी से सबके लिए चाय बना ला, और हम माँ और पिताजी के लिए बिना चीनी की चाय बनेगी। ठीक है मम्मी जी, अभी बना लाती हूँ। देख रही हो भाभी, अब हिस्सा लेने की बारी आई तो कैसे बिन बुलाए टपक पड़ी शांति जी। और अकेली नहीं आई, अपनी बहू को भी साथ में लेकर आई है। इन दोनों सास बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की गलती मत करना। मुझे तो शक्ल से ही 1 नंबर की चापलूस लगती है ये निशा। पता नहीं कैसे संस्कार है इसके, जो सास के कहने पर यहाँ आकर ये सब प्रपंच करने को तैयार हो गई। एक तरफ दोनों बहुएं जल बुनकर आधी हुई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ निशा खुशी खुशी पूरे परिवार के लिए रसोई में खड़े होकर चाय और नाश्ता बना रही थी। आधे घंटे बाद निशा रसोई से ब्रेड पकोड़े और उसके साथ गर्मा गर्म चाय लेकर बाहर आती है। ये क्या निशा बहू, ब्रेड पकोड़े क्यों बना लाई? ना तो माँ बाबूजी को इतना तेल मसाला खाने की उम्र बची है, ना ही हमारी। हमारे यहाँ ये ब्रेड पकोड़े समोसे जैसी चीज़ कोई नहीं खाता, स्वास्थ्य के लिए ये सही नहीं है। अरे छोड़िए ना जीजी, आप भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। हम नहीं खाते हैं लेकिन ये तो खाती होगी ना, और वहाँ पर कहाँ सब शौक पूरे हो पाते होंगे। इतना तेल मसाला एक साथ देखा भी ना होगा बेचारी ने। अब यहाँ इतना बड़ा घर है, अंदर से भरी रसोई है, जी ललचा गया होगा बेचारी का। निशा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, शांति जीजी के यहाँ कोई चीज़ तुम्हें खाने को मिलती हो या ना मिलती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
दोनों मामियों का कटाक्ष देखकर निशा को बहुत असहाय महसूस हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है मामी जी, मैं तो बस। निशा कुछ बोलने वाली थी कि शांति उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। निशा बहू, कोई बात नहीं, बड़ों की बातों को इस तरह से उलटकर जवाब नहीं दिया जाता। तुम आराम से चाय पियो, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद दोपहर का खाना भी बनाना है। चाय नाश्ता करने के बाद निशा और शांति अपने कमरे में पहुंच गए थे। माँ जी, मुझे नहीं पता अब मामी जी की बातों का मतलब समझ पाई कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि वो हमें हमारी गरीबी का ताना मार रही थी। उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है हम लोगों से। वो सब लाड़ प्यार सब झूठा दिखावा है, बात बात पर नीचा दिखाती है वो आपको, और आप तारीफ करते नहीं थकती थी अपने मायके की। बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन आपकी तारीफ के लायक नहीं आपका मायका। ऐसी बात क्यों करिए बेटा, देख मुझे भी ये घर छोड़ एक लंबा अरसा बीत गया है। मैं यहाँ से कोई बुरी याद लेकर जाना नहीं चाहती। मुझे कौन सा यहाँ रोज़ रोज़ आना है। हम तो मेहमान हैं बेटा, कोई प्रेम से बुलाएगा तो साल 2 साल में आ जाएंगे, वरना रूखी सूखी खाकर अपने घर में पड़े रहेंगे। अगले दिन निशा सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर पहले पूरे घर की साफ सफाई करती है। उसके बाद नहा धोकर मंदिर में प्रेम से आरती करती है। इतने सालों बाद सुबह 6 बजे मंदिर में होती आरती की आवाज़ सुनकर शांति की माँ और पिताजी उठकर मंदिर में आते हैं। बहुत गुणी और संस्कारी बच्ची हो तुम। हमारी शांति के अच्छे कर्मों का फल है कि तुम्हारे जैसी गुणी, होनहार और सुंदर लड़की उसके घर बहू बनकर आई। सच बताए तो बेटा अपनी बेटी की चिंता होती थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि उसका बुढ़ापा सुख से बीतेगा। कई सालों बाद सवेरे सवेरे मंदिर में इतनी मधुर आरती सुनी। जब तक शांति की अम्मा के हाथ पैर काम करते थे, वही सवेरे उठकर पूजा आरती किया करती थी। नाना जी, आपने आशीर्वाद दे दिया, बस मुझे सब कुछ मिल गया। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। देख रही है छोटी कैसे मक्खन लगा रही है। अरे मैं तो कह रही हूँ जीजी तो जीजी, उनकी बहू तो मीठी छुरी है, खड़े खड़े आदमी को हलाल करते ही है। अम्मा बाबूजी तो इस निशा और शांति जीजी की बातों में बहे चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी आप। अरे कोई मूर्ख ही होगा ना जो दूसरों के घर जाकर सवेरे 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा करे या मंदिर में जाकर घंटी बजाए। अरे ये दोनों सास बहू पूरा प्रपंच सोच समझ कर आई हैं। पूरी नाटक कंपनी चल रही है इन दोनों की। अब तो मुझे शांति जीजी से इतनी चिढ़ हो रही है, मन कर रहा है अब भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। अरे छोटी, मन की बात जुबान पर नहीं ला सकते ना। भूल मत, इस प्रॉपर्टी के मालिक अभी भी बाबूजी हैं। अभी तो बाबूजी 3 हिस्से करने की बात कर रहे हैं। जो उनकी बेटी के साथ हमने ऐसे ही शब्द बोल दिया ना, तो कहीं ऐसा ना हो सारी संपत्ति बिटिया को देकर चलते बने। इसलिए दवा समझ कर ही सही इस जहर को हमें पीना तो पड़ेगा। पूजा पाठ खत्म करने के बाद निशा एक बार फिर से रसोई में जाती है और 2-3 तरह के बढ़िया नाश्ते बनाकर तैयार कर लेती है। मामा जी, मम्मी जी ने बताया था आपको बचपन से ही मटर की कचौड़ियाँ खाने का बड़ा शौक है। मैंने आप लोगों के लिए मटर की कचौड़ियाँ बनाई है, खाएंगे ना? मामी जी ने उस दिन ठीक ही कहा था, नाना नानी जी के लिए इतना तला और मसाले वाला भोजन सही नहीं है, इसलिए आपके लिए मैंने बिना तेल का चीला बनाया है। मामी जी, आलू के पराठे तो खाती है ना आप? हाँ हाँ भाई, खा लेंगे, खाएंगे क्यों नहीं। तुमने तो आज ढाबा खोल रखा है ना, महीने भर का राशन एक ही दिन में ख़त्म कर दोगी क्या? माना कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मामा ने बैंक भी लूटा नहीं है जो तुम दोनों हाथों से खर्च किए जा रही हो। छोटी बहू, एक तो बेचारी इतने तरह का भोजन बनाकर लाई, ऊपर से तुम उसे ही बातें सुना रही हो। निशा ने घर में जो भी बनाया है उसकी कीमत फिर भी तुम्हारे उस पिज्ज़ा से तो कमी है जो तुम हर संडे खाते हो। मेरा मुंह ना खुलवा, वही अच्छा है। अगली सुबह उसकी नाटक कंपनी अपने घर में, मैं और नहीं चलने दूंगी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह दोनों बहू जाकर निशा के कमरे में बाहर से कुंडी लगा देती हैं। सुबह 5 बजे उठकर जब निशा कमरे से बाहर आने की कोशिश करती है तो कुंडी लगे होने की वजह से कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाती। सुबह 6 बजे, क्या बात है माँ जी, आज आपकी लाडली निशा ने मंदिर में पूजा नहीं की? हम तो नहा धोकर आरती में शामिल होने आए थे, लेकिन यहाँ तो अभी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। अरे जीजी, वो तो हाथी के दांत थे, दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, पर दिखावा इंसान आखिर कितने दिन तक कर पाएगा। आज असलियत सामने आ ही गई। बहू, ये तो अपनी अपनी सोच है। निशा हमें झूठा दिखावा करके क्यों दिखाएगी? हो सकता है बच्ची की तबीयत खराब हो। यहाँ खड़े होकर अनाप शनाप बोलने से अच्छा होता तुम उसका दरवाज़ा खटखटाकर
एक बार उसकी खैरियत पूछ लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पहले हमारे कान भरना ज़्यादा ज़रूरी लगा। ठीक कहा ना बड़ी बहू? आपके कान भरने नहीं, आपको सच्चाई का आईना दिखाने आई थी बाबूजी। खैर, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो मुझे क्या, और आपने तो पहले ही सोच रखा है ना कि आपकी बेटी सही और बहू गलत। अपने कमरे में आकर आप कुछ देख रहे हो, घर में हवा किस तरफ बह रही है। जिस तरह से आपके बाबूजी अब खुलेआम अपनी बेटी और निशा की तरफदारी कर रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से नहीं होंगे, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही शांति जीजी के नाम होने वाली है। यह सही है, मायके आकर भाइयों का खाओ और फिर उनकी थाली में छेद भी करो। 2 दिन बाद दोनों बहुएं मिलकर घर पर कथा रखवाती है और आस पड़ोस के लोगों को जमा कर लेती है। अरे श्यामला, कौन है ये लड़की? बड़ी फुर्तीली है। नई नौकरानी रख ली है क्या? अरे नहीं नहीं, नौकरानी नहीं, शांति जीजी की बहू है। थोड़ी गरीब है बेचारी। अब गरीबी आती है तो मन में अपने आप लालच भी आ जाता है। ससुराल में बुरे दिन चल रहे तो हमारे यहाँ आ गई, कम से कम कुछ दिन अच्छा खाने पहनने को तो मिलेगा। बस करो भाभी, अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई है। हाँ है हम गरीब, लेकिन इज्जत से 2 रोटी खाते हैं। इतने साल हो गए मेरी शादी को, बताइए कभी आपसे 2 रुपये मांगे हैं मैंने? फिर किस अधिकार से आप हमें बात बात पर अपमानित करती हैं? आपके इस राजमहल में कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई भाभियों के साथ 2 पल खुशी के बिताने आई थी मैं। पर नहीं जानती थी यहाँ पर सिर्फ तिरस्कार और अपमान मिलेगा। बाबूजी, आपके कागज बन गए हो तो ठीक है, वरना अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। आ गई ना सच्चाई आपकी जुबान पर जीजी। इन्हीं कागजों के लालच में आई हो ना। भाई दे दो अपनी बेटी को सब, हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है घर में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने। मैंने भी इस पगली को यही समझाया था कि जिन रिश्तों के मोह में तू इस दौलत को त्याग रही है ना, वो तेरे प्रेम के लायक नहीं है, लेकिन ये नहीं मानी। इसने मुझसे ऐसे कागज़ तैयार करवाए जिसमें यह लिखा है कि इसे इस प्रॉपर्टी और घर में से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। इतने दिनों से यहाँ पर उन्हीं कागज़ों पर साइन करने के लिए रुकी हुई है। तुम्हारी दौलत में हिस्सा बांटने नहीं, खुद की दौलत भी तुम्हारे नाम करने आई थी ये पगली।